अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो आज की जो वीडियो है वो है प्लांट सेल वॉल और इसकी फॉर्मेशन पे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने डिस्कस करना है कि प्लांट सेल वॉल किस तरह फॉर्म होती है और डिपॉजिट किस तरह होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ प्लांट सेल डिवीजन। ठीक है, और प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, देयर आर दोज पार्ट्स ऑफ द सेल जो कि गाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से हो रही है। ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स शेप को भी मेंटेन करते हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक। तो ये हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं प्लांट सेल डिवीजन के। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें फेज़ है दैट इज़ द इंटरफेज़, जहाँ पे प्लांट सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है टू डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोफेज़ आ जाता है। प्रोफेज़ में क्या होता है, जो हमारा डीएनए मटेरियल है वो क्रोमैटिन से, जो कि एक लेस कंडेंस्ड फॉर्म होती है, टू क्रोमोज़ोम कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोज़ोम क्या है? इट इज़ द मोर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस्ड क्यों होता है? ताकि सेल जो हमारे पास डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें डीएनए प्रॉपरली डिवाइड कर सके। ठीक है, अच्छा, देन वी हैव द मेटाफेज़। अब मेटाफेज़ में जब हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो आपको ये जो नज़र आ रही है, दीज आर बेसिकली एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं? ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे होता है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ यहाँ पे, तो इट इज़ बेसिकली द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम बेसिकली एक होल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास टू परपेंडिकुलरली अरेंज्ड सेंट्रियोल्स होते हैं। ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, और इन सेंट्रियोल से हमारे पास फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सटेंड भी हो रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, और ये जो पूरा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है इससे हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सटेंड भी हो रहे होते हैं इस तरह। ठीक है, एक्सटेंड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, टू सेंट्रियोल्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड ऑल्सो द एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। मेटाफेज़ के दौरान उसमें ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम है इसमें से हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे पास डीएनए है अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, वो पोल्स, रिस्पेक्टिव पोल्स पे जो है वो डिवाइड हो सके। अब क्या होता है कि हमारे पास मेटाफेज़ के बाद ये जो एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बहुत जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आते, और क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फ्रॉम द सेंट्रोसोम, ये एट द सेंटर ऑफ द सेल इंटैंगल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह। अच्छा, जो डीएनए है वो तो डिवाइड कर गया, इट हैज़ गॉन टुवर्ड्स द पोल्स, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंडेड थे वो अभी तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं गए। उसकी भी एक वजह है। अब जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इंटैंगल कर जाते हैं, इस एंटेंगलमेंट से क्या होता है, इस एंटेंगलमेंट के बाद जो गोल्जी एपरेटस है रिस्पेक्टिव पोल्स पे, ये हमारे पास एक गोल्जी एपरेटस आ गया, ये हमारे पास दूसरा गोल्जी एपरेटस आ गया। ठीक है, रिस्पेक्टिव पोल्स पे, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस के दौरान जो गोल्जी एपरेटस है वो भी डिवाइड करता है, हर ऑर्गेनेल इंटरफेस में डिवाइड करता है, ताकि क्योंकि हमारे पास डॉटर सेल्स बनने हैं तो डॉटर सेल्स में वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब ये जो गोल्जी एपरेटस है एनाफेज के दौरान, मेटाफेज़ के बाद बेसिकली जब इंटेंगलमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये गोल्जी एपरेटस अपने अंदर से वेसिकल्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये गोल्जी एपरेटस अपने अंदर से इस तरह वेसिकल्स रिलीज़ करेगा और एक साइड पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे इस तरह। ठीक है,
और ये वाला जो गोल्जी एपरेटस है वो अपने अंदर से इस तरह वेसिकल रिलीज़ करेगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस के जो वेसिकल्स हैं वो आपस में बाइंड करना शुरू हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, अच्छा अब जैसे जैसे ये बाइंड करना शुरू होते हैं तो ये जो एंटेंगलमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जो एंटेंगलमेंट है तो हम इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एंटेंगलमेंट ख़त्म हो जाती है और फाइनली जो हमारे पास एक रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, ये जो वेसिकल्स की अक्यूमुलेशन है, गोल्जी एपरेटस के वेसिकल्स की जो अक्यूमुलेशन है, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है एट द सेंटर ऑफ द सेल, उसको हम कह रहे हैं सेल प्लेट। ठीक है, अच्छा अब एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट इज़ बेसिकली जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इंटेंगल हुए होते हैं ना, जब वेसिकल्स अभी नहीं आए लेकिन ये जो रिमेन्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, एक्सटेंडेड माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो आपस में इंटेंगल हो गए हैं, उस स्ट्रक्चर को, यानी इस स्ट्रक्चर से पहले वाला जो स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की इंटेंगलमेंट थी, वो आपस में इंटेंगल हुए हुए थे, उसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब गोल्जी एपरेटस के वेसिकल्स आने शुरू होते हैं, दे अक्यूमुलेट विद ईच अदर, दे बाइंड विद ईच अदर, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसके बाद वो सेल प्लेट बनती है ये। ठीक है, अभी जो गोल्जी वेसिकल्स अभी इनिशियली आते हैं, इनमें हमारे पास जो मेजर मटेरियल होता है दैट इज़ पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन के साथ साथ हमारे पास इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस भी मिल जाते हैं, जो कि इसको फर्दर सपोर्ट देते हैं सेल प्लेट को। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस जब पेक्टिन के साथ मिलते हैं तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आपस में ये मिलकर क्या बनाते हैं? सेल प्लेट। अच्छा, अब सेल प्लेट क्या होती है, यहाँ से ये अक्यूमुलेट होते जाते हैं और ये एक्सटेंड करती है सेल प्लेट। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल प्लेट, ये अक्यूमुलेटेड गोल्जी एपरेटस के वेसिकल्स हैं, एक्सटेंड होती है, सेल मेम्ब्रेन तक आती है, उसके बाद ये सेल जो पेरेंट सेल वॉल है उसके साथ अटैच हो जाती है बाहर तक यहाँ। ठीक है, ठीक है, ये जो आपको ग्रीन में सारा नज़र आ रहा है ना, ये जो हाईलाइटेड है, दिस इज़ मिडल लैमेला। Middle lamella is basically the first layer of the plant cell wall that forms. ये मिडिल लैमेला में हमारे पास पेक्टिन आ जाता है और जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो ये मैं रेड में ड्रॉ कर रही हूँ ओवर हियर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ग्रीन में आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है दैट इज़ द मिडिल लैमेला। अच्छा, अब एक टर्म आपने सुनी होगी जिसके हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्मेशन जो है वो जब हमारे पास सेल प्लेट बन रही होती है उस दौरान होता है ये काम। ठीक है, उसकी भी फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है ओवर हियर। ठीक है, अच्छा अब जब ये इसको हम ज़रा दोबारा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये वेसिकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, एंटेंगलमेंट ख़त्म हो गई है अब यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे ये वेसिकल्स आ रहे होते हैं, बाइंड कर रहे होते हैं यहाँ पे इस तरह। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो दोनों सेल्स का होगा, यहाँ पे भी एक होगा और यहाँ पे भी एक होगा। ठीक है, अभी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके कुछ पार्ट्स इन वेसिकल्स के दरमियान जो है फंस जाते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके कुछ पार्ट्स, कुछ मेम्ब्रेनस, क्योंकि ये सारा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई राइबोसोम्स इसमें नहीं होते, तो ये जो है ये वेसिकल्स के दरमियान ट्रैप हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वेसिकल्स आ रहे हैं तो यहाँ पे वेसिकल्स नहीं होंगे, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, यहाँ पे वेसिकल्स आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पार्ट्स हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये दरमियान में इस तरह ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल प्लेट के अंदर पोर्स बन जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं पोर्स ड्रॉ करूँ इधर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह पोर्स बन जाएगा। अब ये पोर्स क्यों बन रहे हैं आपको साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स जो हैं वो ट्रैप हो गए हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब यहाँ ट्रैप हो जाता है बिटवीन द गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स, तो ये
एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं, यानी इसका एक नया नाम बन जाता है। बेसिकली होता ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन इसका नाम एक बन जाता है जिसे हम डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मोटिब्यूल्स। हम आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन किस तरह होती है और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द मिडल लैमेला, इसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ ख़ास प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ख़ास एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। इन एंजाइम्स को हम कहते हैं सेल्यूलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी हमारे पास सेल्यूलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्स है। ये सेल्यूलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज फाइबर्स जनरेट करते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं जब ये बनते हैं, जब ये फॉर्म होते हैं तो ये पैरेलल अरेंजमेंट होते हैं विद द मिडल लैमेला, इस तरह अरेंज्ड होते हैं लाइक दिस। तो ये क्या है? ये सेल्यूलोज फाइबर्स हैं। अच्छा, अब प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन कहाँ होती है? मिडल लैमेला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। ठीक, ये जो प्राइमरी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये भी गोल्जी एपरेटस से आते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, इस गोल्जी एपरेटस से क्या होंगे? कुछ वेसिकल्स रिलीज होंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर प्रिकर्सर्स हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहली चीज़ हेमीसेल्यूलोज, और कुछ अमाउंट में इसके अंदर पेक्टिन भी होते हैं। ठीक है, पेक्टिन के मॉलिक्यूल्स भी इसमें आ जाते हैं। तो एक तो हमारे पास ये सेल्यूलोज हो गया जो कि मेजर कंपोनेंट होता है प्राइमरी सेल वॉल का। ठीक है, इसके दरमियान, इन फाइबर्स के दरमियान ये जो वेसिकल्स हैं जैसे ही ये बाहर आते हैं तो अपने अंदर, इनके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जब रिलीज़ करते हैं तो अल्टीमेटली ये मटेरियल यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज पेक्टिन। ये पेक्टिन इस तरह अरेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और मेजर मॉलिक्यूल कौन सा हमने बताया है? हेमीसेल्यूलोज। तो ये हेमीसेल्यूलोज इस तरह अरेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो दो ही हैं। वो कौन से हैं? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पेक्टिन भी आ जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन। सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास होती है, इसको हम रेज कर देते हैं क्योंकि ये आपको पता लग गया है, इसको भी रेज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्जी एपरेटस, इसमें भी गोल्जी एपरेटस का रोल है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वॉल बनी है ये कौन सी बनी है? ओवर हियर दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान डिपॉजिट होती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर देंगे ओवर हियर। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़, ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेमी परमिएबल है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे हुए हैं इस तरह। अच्छा, अब जो सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो भी ऐसे ही होती है सेम, लेकिन सिर्फ मटेरियल डिफरेंट है। गोल्जी एपरेटस से ही वेसिकल्स रिलीज़ होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं और अपने अंदर जो भी मटेरियल है वो यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि हमारे पास सेल्यूलोज के जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, थ्रू द सेल्यूलोज सिंथेज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और फिर हमारे पास इसके अंदर कौन सा मटेरियल आ जाता है? हेमीसेल्यूलोज आ जाता है। ठीक है, वो भी एक मेजर कंपोनेंट है इसका। फिर हमारे पास थोड़ा सा पेक्टिन आ जाता है, इसमें भी थोड़ा पेक्टिन होता है। ठीक है, लेकिन लेस देन द
प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला, ठीक है। और इसमें एक जो मेजर कंपोनेंट है वो है लिग्निन का। लिग्निन बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा थिक बना देती है, सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज़ वेरी थिक देन द प्राइमरी सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कौन सी वॉल हमारे पास आ जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल के फर्दर पार्ट्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इस पार्ट को देखें, ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे पास S1 लेयर है, उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हमारे पास S2 लेयर आ जाती है, उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो S3 लेयर है। यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, S1, S2 एंड S3। S1 इज़ द थिन लेयर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, S2 इज़ द थिकेस्ट लेयर। यानी इसका मतलब ये है कि S2 के अंदर सबसे ज़्यादा लिग्निन होगा एज़ कम्पेयर टू S1 एंड S3, और S3 जो है वो दोबारा से थिन लेयर आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। मिडिल लैमेला जो है वो चूँकि दो प्लांट सेल्स को आपस में अटैच करती है, ठीक है, तो इसका जो मेजर करैक्टरिस्टिक होता है वो होता है ग्लूई नेचर, ठीक है। यानी क्योंकि ये अटैच करती है दो प्लांट सेल्स को या मल्टीपल प्लांट सेल्स को आपस में। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये सेलुलोज के फाइबर्स की वजह से होती है, ठीक है, और हेमी सेलुलोसिस की वजह से होती है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, ताकि प्लांट सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सके और ग्रो कर सके, एक सही साइज़ अटेन कर सके, ठीक। और जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है दैट इज़ द थिकेस्ट लेयर, रिजिड लेयर होती है, जो कि प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस वाज द वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी चीज़ों की, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।